जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पे। आज जिस टॉपिक से हम बात करने जा रहे हैं वो है किसान से रिलेटेड, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसका कारण क्या है और ये धरना क्यों कर रहे हैं, और आप देखते होंगे कि पंजाब और हरियाणा के मैक्सिमम किसान धरना कर रहे हैं। आप देख, किसानी तो होती है यूपी में भी, बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, उड़ीसा में तो बहुत ज़्यादा खेती होती है, लेकिन यहाँ के लोग इतना धरना प्रदर्शन पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के लोग कुछ ज़्यादा ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो धरना प्रदर्शन का मेन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? ये हुआ जून से। जब जून 2020 में राष्ट्रपति द्वारा जब अध्यादेश पारित किया गया, तब से धरना प्रदर्शन हो गया। अब अध्यादेश क्या है? अध्यादेश हम आपको बता दें, संविधान में हमें 123 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अध्यादेश का मतलब ये होता है जब संसद कोई आपातकालीन कानून बनाना हो की ज़रूरत होती है, तब मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति कोई अस्थायी कानून बना देते हैं, जिसे अध्यादेश कहा जाता है। ये तभी बनाया जाता है जब राष्ट्र को आपातकाल की ज़रूरत हो या फिर कोई बहुत ज़रूरी कानून हो, उस समय कोई सत्र ना चल रही हो। लेकिन उसके बाद जब सत्र चलना शुरू हो जाए लोकसभा या राज्यसभा की, तो उसे सत्र में उसे पारित किया जाएगा, तो एक कानून बन जाएगा लोकसभा राज्यसभा दोनों तरफ। तो इसमें कानून भी बन गया है। इसकी जो मैक्सिमम अवधि होती है, अगर ये मान लो सत्र नहीं बैठ रहा, कोरोना काल में सत्र ना बैठता, तो ये 6 महीने तक रहता है। लेकिन 6 महीने से अगर सत्र बैठ गया तो 42 दिन तक रहेगा। यानी कि आज सत्र बैठ रहा है तो आज से 42 दिन तक अध्यादेश रहेगा। तो एक टोटल जो अवधि काल होती है इसकी मैक्सिमम वो 6 महीने 42 दिन होती है। अदरवाइज जैसे 6 महीने या 42 दिन ही होती है। तो ये था अध्यादेश। अब ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था किसानों के ऊपर कि अध्यादेश लाना पड़ा? पहली बात तो ये है, ऐसी कौन सी मुसीबत थी किसानों के ऊपर कि अध्यादेश लाना पड़ा? अरे लाना ही था, कोरोना काल चला जाता, उसके बाद तुम लोग सुकून से बैठ के कानून बना लेते, तब लाते कानून। आप अध्यादेश में पारित की, सबसे बड़ी गलती तो यही थी। अब देखते हैं वो 3 कानून कौन कौन से थे। नंबर 1 था भंडारण नियमन। यानी कि भंडारण नियमन में ये था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको, जैसे दाल चावल नमक, जितना कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं, गेहूँ वेहूँ, इनको भंडारण कर सकते हैं। अब भंडारण कौन करेंगे? किसान थोड़ा ना भंडारण कर पाएंगे, तो ये करेंगे एक जो व्यापारी होते हैं या फिर जिनके पास अच्छा खासा गोदाम होगा, भंडारण वहीं करेंगे। इसका भंडारण जो हो रहा था वो 1955 बहुत ज़्यादा हो रहा था। 1955 बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे संशोधन कर दिया कि कोई भी किसान, एक मतलब किसान नहीं, जो व्यापारी होते हैं, एक लिमिटेड भंडारण से ज़्यादा नहीं कर सकते। और लिमिट उनके व्यवस्था पे कि उनका जो डीलिंग है वो कैसे चलता है। मान लो ज़्यादा डीलिंग कर रहा तो उसकी लिमिटेड क्षमता बढ़ सकती है, तो इसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके उस जो दुकानदार, उस भंडारण से जो वो व्यापारी था, उसकी सीमा के अनुसार उसे निर्धारित किया गया था कि इससे ज़्यादा आप तुम भंडारण नहीं कर सकते। उसका कारण क्या था कि अगर कोई भंडारण करना शुरू कर दिया तो उसमें महंगाई बढ़ जाती थी। जैसे अब आप ही बताओ, आप कोई तेल ले ले, सरसों का तेल ले लिए, वो रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। अब इस समय 100 रुपये, 120-25 रुपये लीटर तेल है इस समय, ठीक। तो उसको रखते जा रहे हैं। अब जब कोई दुकानदार लेने आए आपसे, तो आप कहोगे हमारे पास तेल नहीं, हमारे पास तेल नहीं। अब जो उसके पास तेल होगा, 2, 4, 10 लीटर, 15 लीटर जो तेल उसके पास बचेगा, वो तो हाई रेट में बेचेगा। यानी वो तुरंत बढ़ जाए, 120 से रेट था अगर पहले, तो बढ़ जाए कितने में? 125 या 130 में बढ़ जाएगा, 150 के ऊपर निकल जाएगा वो। अब बढ़ते 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 वो 200 तक मान लो पहुंच गया, महंगाई बढ़ गई। अब वो जो गोदाम वाला व्यापारी था, जो बिजनेसमैन था, वो कह रहा कि हाँ तेल आ गया है। अब तेल जब आ गया है तो वो तो 200 रुपये में देगा, क्योंकि मार्केट का मूल्य समय कितना है? 200 रुपये है। तो महंगाई बढ़ जाती रही थी। तो इसीलिए ये नियम 1955 में हटा दिया गया था कि आप भंडारण क्षमता नहीं रख सकते। उसके बाद कोरोना काल में मोदी जी ये लेकर आए हैं कि 2020 में आप भंडारण कर सकते हैं, कितना भी भंडारण कर सकते हैं, बस 2 शर्त में नहीं कर सकते हैं, अगर आपातकाल हो या युद्ध हो। इमरजेंसी में आप भंडार नहीं कर सकते। बाई चांस कोई आपदा चल जाए, जैसे कोरोना काल में आपदा है, तो आप नहीं रख सकते हैं। अदरवाइज युद्ध है तब भी नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज तुम रख सकते हो। यानी अपना स्टोरेज आप मेंटेन कर सकते हो। तो पहला नियम ये था। पहला नियम तो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। तो पहले नियम में क्या है कि आप भंडारण क्षमता मतलब स्टोर कर सकते हैं। इससे सीधा इफेक्ट ये है कि महंगाई बढ़ेगी, सीधी बात तो ये। क्योंकि कोई भी भंडारण कोई किसान थोड़ा ना कर पाएगा, कोई जो व्यापारी होंगे वही कर पाएंगे। किसान के पास कितना भंडारण होगा? अगर वो भंडारण करने के चक्कर में पड़ेगा तो अगली फसल उसकी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि किसान एक फसल उखाड़ के तभी दूसरी फसल लगाता है। वो फसल तैयार हो, उसको तुरंत जैसे जो भी दाम उसको मिलेगी वो दूसरी दाम में बेच के दूसरी फसल लेगा वो।
तो किसान तो किसी मायने में भंडारण कर ही नहीं सकता। भंडारण कौन करेगा? उद्योगपतियां लोग करेंगे या फिर जो बिजनेसमैन वो करेंगे, क्योंकि उनके पास भंडारण की क्षमता होती है, उनके पास उतनी जगह होती है। किसानों के पास अपने रहने के लिए जगह नहीं होती है, बेचारे वो छप्पर टपकता रहता है उसी के नीचे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भंडारण क्षमता नहीं सही है, ये भंडारण नहीं कर पाएंगे। उनको जो भी दाम मिल रहा है वो 10-20 रुपये में वो बेच देंगे। उनको आगे की फसल भी देखनी है और अपने पास रखेंगे कहाँ? रखेंगे तो सड़ जाएगा। अब आलू की स्टोरेज है, अब किसान सरकार करे कि किसान भी स्टोरेज कर ले। अब बताओ किसान स्टोरेज कहाँ से कर सकता है? उसके पास ये व्यवस्था है। जैसे आलू रखना हुआ, आलू कितने दिन घर में रोक सकता है किसान? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने तो नहीं रोक सकता। उसको कोल्ड स्टोर भेजना पड़ेगा। तो कोल्ड स्टोर सरकार किसान के पास कहाँ से आएगा? वो जो कोल्ड स्टोर जहाँ पे वहीं तो भेज सकते हैं ना। तो किसान कैसे उसको स्टोर कर पाएगा? सरकार इनडायरेक्टली किसान को कह रही है, लेकिन सरकार भी जानती है किसान ये स्टोर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास वो संसाधन है ही नहीं जिससे उसको बचाया जा सके। गेहूँ कितना तुम स्टोर किसान को देखो, गेहूँ अगर रखते भी घर में है तो उसको 2-3-4-5 बार प्यूरीफाई करते हैं, उसके बाद नहीं उसमें कीड़े मकोड़े सब पड़ जाते हैं, गेहूँ खराब हो जाता है। तो कहाँ स्टोरेज कर पाओगे? अब देखो 2-4-10 बोरी तो स्टोर कर सकते हो, अपने लिए रखते हैं लोग और अपना उतना प्यूरीफाई कर लेते हैं। लेकिन तुम अगर गोदाम की तरह टन 2 टन या फिर ट्रक 2 ट्रक स्टोर करोगे तो कहाँ रखोगे? उसको कैसे प्यूरीफाई करोगे? उसके लिए फिर गोदाम में क्या अल्फा रेज लाइट लगाई जाती हैं जो कि उनकी सुरक्षा करता है, और उनके ऊपर लेपन किया जाता है, और उसमें काफ़ी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो गोदाम में या फिर जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं वही कर सकते हैं, किसान नहीं कर सकते हैं। तो पहला नियम किसान के हित में बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा विरोध तो इसका हो रहा है कि जो भंडारण नियमन है ये बंद कर दिया जाए। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा अध्यादेश क्या था हमारा? दूसरा अध्यादेश था मूल आवासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता। मूल अवशासन पर बंदोबस्त या और सुरक्षा समझौता, ये क्या था? इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। इसमें क्या था कि अगर आप किसान हैं और आप खेती करना चाहते हैं तो आप जिस चीज़ की खेती करना चाहते हैं उसका मूल्य पहले से निर्धारित कर लो। इसलिए इसे कहा गया प्राइस बिफोर फार्मिंग। प्राइस बिफोर फार्मिंग। आप जिस चीज़ की खेती, जैसे गेहूं की खेती करने आप जब गेहूं के बीज लेने जा रहे हैं तो उस समय आपको 25 रुपये मान लो मिल रहा है। तब आपका जब गेहूं तैयार होगा 4 महीने बाद, तब आप उसकी खेती का जो गेहूं का रेट है वो पहले से फिक्स कर लो कि हाँ इस रेट में गेहूं देंगे। तो इसमें करने कौन आएगा फिक्स? इसमें करने आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा बड़ा, जैसे गेहूं है, बिस्किट जो बनाते हैं वो कंपनी लोग आएंगे बिस्किट बनाने वाले, उनको चाहिए कि हाँ हमें 10 टन गेहूँ चाहिए, जितने में पैदा हो जाए वो अपना एरिया बताएंगे कितने एरिया में। तो देखो नॉर्मली इतना बड़ा किसान कोई अब नहीं रह गया कि 100 बीघा या 150 बीघा खेती हो किसी के पास, बहुत कम ही लोगों के पास खेती ऐसा होता है। तो वही लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास 100 लोगों की 100 बीघे खेती है, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा तो उसको इकट्ठा मिल जाएगा जहाँ पे, वहीं तो करेगा। ये 50 लोग को बुला के उनसे कहे उनसे कहे तो ऐसा नहीं करेगा वो। और करेगा भी तो उसका एक गारंटर होना चाहिए कि हाँ आप ये गारंटी लो कि सभी लोग खेती करके गेहूँ जितना उत्पाद होगा वो हमें देंगे। तो उसका एक गारंटर होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा तिकड़म हो जाएगा उसमें। तो इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूंढेंगे जिनके पास अच्छी खासी खेती हो, जिनके पास इतना उत्पाद हो सके जो वो ले सकें। एक एक दो दो कुंटल लोग क्या करेंगे लेके? इससे अच्छा मार्केट में ही खरीद लें। और जब खरीदेंगे टन 2 टन ट्रक 1.5 ट्रक ऐसे खरीदेंगे कि 1 ट्रक गेहूँ भिजवा देना तो हमारे पास, जिसको लाने ले जाने में भी उनको सहूलियत रहेगी कि हाँ 1 ट्रक लेकर आए तो उनको अब खर्चा भी बचेगा। तो इसमें फ़ायदा किसको है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वालों को, उद्योगपतियों को फ़ायदा इस वाले नियम में ज़्यादा है जो है मूल अवशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इसमें जो मुखिया बनाया गया है, मतलब कि बाई चांस कहीं 2-3 लोग को मिला के एक खेती करवाई गई, जैसे 4-5 लोग को मिला के ABCD को मिला लिएगा 4 लोग, उन लोग 4 लोग मिला के 100 बीघे खेती हो गई। अब उन 100 से लेकर उन चारों लोग से कह रहे हैं कि आप 100 बीघों में गेहूँ बो दो, हम गेहूँ का जो गेहूँ तैयार होगा उस समय हम तुम्हें देंगे 30 रुपये, 30 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ हम तुमसे खरीदेंगे। कहें चलो ठीक अच्छी बात, हम 25 में ले रहे हैं और बाद में पता नहीं क्या रेट बढ़े या घटे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो 30 में कहें तो 30 में तुम्हें देंगे। लेकिन इसका मुखिया जो बनाया गया वो मुखिया बनाया मंडी का अधिकारी जो सचिव होता है। तो सचिव, देखो सरकारी लोग जो होंगे ना वो काम कभी सही से नहीं करते हैं, ये आपको पता है। जिनको वोट की चिंता होती उन्हीं को ज़्यादा है। तो इसके लिए चाहिए था कि जो गांव का मुखिया उसको बना दो, या फिर जो क्षेत्रीय विधायक उसको बना दो कि हाँ ये ठेका लें कि हाँ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। बाई चांस अगर आप 30 रुपये का है ठीक है, लेकिन आपको मार्केट में 20 रुपये मिल जा रहा है, तब सोचो किलो के पीछे 10 रुपये फायदा, तो आप मार्केट में खरीद ले उसका गेहूँ ना खरीदे। अब वो पूरी अपनी जितनी उसकी खेती थी उसमें तो गेहूँ बो के बैठा है, अब वो क्या करेगा? इतने गेहूँ कहाँ लेकर जाएगा? तो इसलिए उसका जो गारंटर होगा उसको किसी
किसी सरकारी पद को ना देकर किसी उस जनता वाले पद को दो जो जनता निर्धारण करती है। बाई चांस अगर गांव का मुखिया जो है वो कहा कि हाँ तुम गारंटी लेकर गए थे कि 30 में खरीदोगे तो तुम्हें 30 में खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तो उसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। एक तो सरकार कह दी, इसके लिए कोई कानून नहीं कि अगर नहीं खरीदा तो उसे कुछ देना पड़ेगा, नहीं है। नहीं खरीदा तो ना खरीदे, उसकी मर्जी है। जब तक किसी भी नियम का कोई कानून नहीं रहेगा, सख्त कानून है, तब तक वो नियम फॉलो नहीं किया जा सकता। जैसे आप 3 तलाक का हमारा वीडियो देखेंगे, उसमें भी ये बताया गया है कि जो पहले था राजीव गांधी में कानून बना था 3 तलाक में, वो भी जीत गए थे, लेकिन वो कानून सही नहीं था इसलिए वो हार गई। और अब कानून बन गया, अब 3 तलाक खत्म हो गया। तो उसी प्रकार जब ये नियम बनाया गया है कि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नियम, तो इसमें उन लोगों को एक नियम कानून बनाना चाहिए कि हाँ सीधे आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप अपील करो कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर हमारी जो फसल है उसको खरीदी नहीं जा रही है, और इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। इसके लिए सख्त कानून बना दीजिए कि आप जितना है उसका दोनों पैसा देंगे, जो ऐसा कानून आपको उचित लगे कि दोनों पैसा देंगे आप, और आपको पूरा फसल खरीदना पड़ेगा अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं तब। लेकिन इसी नियम में सबसे ज़्यादा विरोध ये हो रहा है कि सरकार मतलब किसान ये सोच रहे हैं कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है इसी नियम के तहत। कि अब जब कॉन्ट्रैक्ट को इसमें डाल देंगे तो सरकार पल्ला झाड़ लेगी कि हाँ हमसे इससे नहीं मतलब। तो ये हमारा था दूसरा नियम। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा हमारा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। इसमें यह कहा गया कि किसान किसी भी फसल को कहीं भी बेच सकता है। अपना फसल है, आप यूपी में तैयार किए, आप जाके केरल में बेचो, कोई बाउंड्री नहीं रहेगी आपके लिए, कोई आपका टैक्स नहीं रहेगा कि बाउंड्री टैक्स, बॉर्डर टैक्स, से कुछ नहीं रहेगा, आप कहीं भी जाके कहीं भी बेच सकते हो। सरकार जब इसका फ़ायदा गिनाती है तो इसमें बताता है कि इसमें जो मंडी है, मतलब मंडी के जो आढ़ती होते हैं या बिचौलिया होते हैं, जो लेवी के मैनेजर होते हैं या सचिव होते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये बोला गया कि जब बिचौलिया ख़त्म हो जाएगा काम, तो भाई अब तुम जाओगे बेचने तो आपको पहले मार्केट बनानी पड़ेगी। आपका बिजनेस कभी चलता है जब आपकी मार्केट अच्छी खासी होती है, तभी आपका बिजनेस चलता है। तो अगर कोई आम किसान लेकर जाएगा 2 कुंटल गेहूँ लेकर जाएगा केरल बेचने, पहले बताओ कोई नहीं जाएगा केरल बेचने। 2 कुंटल गेहूँ लेके महाराष्ट्र बेचने जाए, कोई नहीं जाएगा बेचने। तो उसके पास उतना किसान रह पाएगा? तो ये नहीं है। तो इसमें क्या गया, एमएसपी फिक्स नहीं कर रही सरकार की, एमएसपी फिक्स कर दे कि हाँ इतने में खरीदा जाएगा। अगर गेहूँ का रेट 25 रुपये फिक्स कर दिया जाए, 25 रुपये मान लो, 20 रुपये 25 रुपये फिक्स कर दिया, उसके बाद वो अगर नहीं खरीद रहा गेहूँ 20 रुपये में, तो उसके लिए सीधे कानून बना दीजिए कि अगर कोई भी अगर गेहूँ 20 रुपये में नहीं खरीद रहा है, एमएसपी रेट पे नहीं खरीदा, कोई भी फसल हो, गेहूँ की बात ही नहीं, कोई भी फसल हो, अगर वो एमएसपी रेट पे नहीं खरीद रहा तो उसको सीधे कोर्ट में दाखिल दिला दो, कोर्ट में सीधे उसको भेज दो, और उसके नाम मतलब कि वारंट रहित, विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार कर लो। सीधी बात। किसान का शोषण तभी बंद होगा जब तक आप इसके लिए सख्त कानून नहीं बना सकते, तब तक किसान का शोषण होता रहेगा। ये आज से नहीं, 1950 में जब से भारत आज़ाद हुआ तब से होता रहा। ये कोई एक सरकार नहीं, जितनी सरकार को देखो ना वही कर रहे हैं। आज तक कोई किसान के लिए सही कदम उठाया ही नहीं। हम आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी, 1950 से 1920 में जो किसान में मतलब जो महंगाई वृद्धि हुई ना, केवल 21% हुई। किसानों फार्मिंग जो महंगाई वृद्धि हुई केवल 21% हुई है। और वहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने हैं उनकी जो फार्मिंग वृद्धि हुई है, मतलब कि महंगाई वृद्धि हुई, 180% हुई है। 180। आप पूछते हो किसान फांसी क्यों लगाते हैं, किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, आप पता करो किसान आत्महत्या का। 1950 में जो रेट था उसमें से केवल 20% बढ़ा है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी कितनी बढ़ी है, 180%। और यहीं पे अगर टीचर की बात किया है, टीचर की 200% बढ़ी है। पूछ लो किसी 1900 दशक में, मतलब कि 1990 1995 में किसी की सैलरी रही हो 10,000 15,000, उसमें 500 10,000 15,000 थी, लेकिन हाँ इस समय कितनी है, 60,000 70,000 1 लाख तक सैलरी टीचरों की है। उनको दे दो 20% बढ़ा के 10,000, तो बेचारे वो भी सुसाइड कर लेंगे। तो ये था हमारा तीसरा नियम जो आपको समझ में आया। क्या है इसमें, आप किसी भी फसल को कहीं भी बेच सकते हो। तो ये था तीसरा नियम हमारा। अब बात आती है एमएसपी पे। किसान यही चाहते हैं कि सरकार एमएसपी फिक्स कर दे। एमएसपी क्या, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी फिक्स कर दी। सरकार द्वारा एक समिति बैठाई गई, संता समिति बैठाई गई, तो उसमें ये बताया गया कि एमएसपी किसानों सरकार पर एक बोझ है। एमएसपी सरकार पर एक बोझ है। इसमें हर साल 1,000 करोड़ रुपए की घाटा आता है, 1,000 करोड़ रुपये घाटा आता है। अरे महाराज, किसानों के लिए ही तुम्हारा बोझ है। जब रैली करने जाते हो 1,300 करोड़ रुपये 3,300 करोड़ रुपये लगा के, तब तुम्हारा नहीं घाटा होता कुछ। अपने पार्टी के लिए सब कुछ सही है, और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपये घाटा नहीं दे सकते। छोड़ो इसको।
और इसी समिति ने बताया कि एमएसपी पे सिर्फ और सिर्फ केवल 6% किसान ही ऐसे हैं जिनका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि एमएसपी जो हमारी सरकार फिक्स करती है उस रेट पे केवल 6% लोग ही अपना फसल बेच सकते हैं, अपना जो माल है वो बेच सकते हैं। बेच पाते हैं, बेच सकते तो सभी के लिए नियम है, लेकिन बेच पाते केवल 6% ही ऐसे लोग हैं। उसमें भी इनका 1,000 करोड़ रुपये नुकसान होता है। ये संता समिति, इसको बंद कर दिया गया कि इतनी सच्चाई मत दो तुम। ये तो थे नियम और कानून। अब देखते हैं इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, और विरोध इतना पंजाब और हरियाणा में क्यों हो रहा है। सीधी बात, देखो आपको ये पता होगा पंजाब के लोग किसानी में सबसे आगे हैं, गेहूँ पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। और वहाँ के किसानों को ये लग रहा है कि जो सरकार ये नियम बनाई है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो कॉरपोरेटर घरानों के फायदे, मतलब लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको फ़ायदा है। और सही भी है क्योंकि एमएसपी सरकार फिक्स नहीं कर रही है। एमएसपी फिक्स कर दे तब सबके प्रॉब्लम सॉल्व। मेन मुद्दा तो यही कि एमएसपी फिक्स करो। किसान की सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि एमएसपी फिक्स करो, आप कहीं भी खरीदो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। पंजाब में हर एक किसान के पास लगभग नॉर्मली देखा है तो 20 बीघे से ज़्यादा ही खेती होगी, लगभग 100 बीघे 150 बीघे खेती है। और हरियाणा में भी यही है। अब सरकार कह रही है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार, विरोध कांग्रेस के मतलब कांग्रेस करवा रही जानबूझ के, तो भाई हरियाणा में क्यों विरोध हो रहा है? हरियाणा में तुम्हारी सरकार है। और जो इसके श्रीमनी अकाली दल के जो क्या कहते हैं नेता थी हरिसिमरन कौर, उन्होंने तो इसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद एक केंद्रीय मंत्री थे, उनसे इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पे हमसे कोई बात ही नहीं की गई है, वो साफ साफ मना कर दी। अब बताओ, ये तुम्हारे पार्टी के ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अब आप बता रहे हैं कांग्रेस विरोध करवा रही है। तो इसी सब मामले से कि पंजाब में खेती ज़्यादा होती है और हरियाणा में खेती ज़्यादा होती है, और वहाँ पे लगभग ये मान लो 25 से 30% किसान ऐसे हैं जो आड़ती हैं या फिर बिचौलियाँ हैं या फिर उनका अपना बिजनेस है कि हम सामान खरीदेंगे उसके बाद मंडी में बेचेंगे। 25 से 30% लोग ऐसे हैं। और कोई ऐसा गाँव नहीं है वहाँ पर जो मंडी से दूर हो, हर एक इंसान मंडी से टच में है। हर एक इंसान जाता है मंडी में अपना फसल बेचता है। तो वहाँ के लिए सबसे बड़ी दर्दनाक है। अब मंडी में जाके वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं, वहाँ पे जो मालिक हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो अगर बोल दें कि यहाँ पे बोरा नहीं या फिर कुछ व्यवस्था ऐसा बता दें कि यहाँ पे हम नहीं खरीद सकते, तब क्या करे किसान? किसान को तो बेचना है क्योंकि आगे फसल देखनी है। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होगा कि सरकार कहती थी एमएसपी फिक्स करो, एमएसपी फिक्स कर दी कि 25 रुपये किलो हम गेहूँ खरीदेंगे आपको, लेकिन वहाँ जब 25 रुपये हम खरीदा ही ना जाए तो एमएसपी लेके क्या करेंगे? तो इसके लिए सीधी बात है कि आप खरीदो, आप कहीं भी रखो, आपके गोदाम में जगह है कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। हमारा फसल हमारे रेट में जाना चाहिए। अब इसका अगर सोल्यूशन देखा जाए तो सोल्यूशन सीधी बात यह है कि सरकार को एक बार प्रत्यक्ष में आना चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए। किसान के अंदर थोड़ा मन के अनअंडरस्टैंडिंग है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कानून का फ़ायदा क्या है। तो जो केंद्रीय मंत्री, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, इनको भी सामने आना चाहिए कि हाँ बताएं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और इस मतलब सामने आके प्रत्यक्ष रूप से कुछ बोलें। अब 3 दिसंबर को टाइम दिए हैं, 3 दिसंबर को बात करेंगे, और मोदी जी को भी आना चाहिए और बात करना चाहिए कि हाँ इसके बारे में क्या सोल्यूशन है और क्या क्या फ़ायदे हैं। किसान को जब तक बात नहीं करो तब तक किसान ऐसे विद्रोह करेंगे। एक महान अर्थशास्त्री ने कहा था कि जिस देश में किसानों का शोषण होगा वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। और हमें लगता है अब अपने देश में कुछ ऐसी ही स्थिति आती जा रही है। हमेशा कोई ना कोई सरकार किसानों के बारे में सोचती नहीं, कहने को किसान को बस लोभ देती है, लालच देती है, उनसे वोट रेंटती है, उसके बाद भूल जाती है। तो यही करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा किसान विद्रोह क्यों कर रहे हैं, और जो 3 नियम थे, जो अध्यादेश थे, वो अध्यादेश लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों ले आए उनको भी नहीं पता होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।